नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अब पहले चरण की वोटिंग में बहुत कम दिन का वक्त रह गया है। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है और ऐसे में तमाम जो स्टार प्रचारक हैं, दोनों ही घटक जो दोनों ही दल हैं, उनकी तरफ से उन्होंने अपनी पूरी की पूरी ताकत जो है वो झोंक दी है। आज इस कड़ी में एंट्री हुई है प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी ने आज बेगूसराय में आज बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। बड़ी तादाद में लोग जो हैं उनके साथ जुड़े और सीधा चैलेंज वो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को करती हुई नजर आई। आपको पता है कि प्रियंका गांधी अपने ही अंदाज में जिस तरह से सहज तरीके से जो वार करती हैं, सीधा संवाद वो जिस तरह से जनता से करती हैं और खास तौर पर महिलाओं से जिस तरह से वो बिल्कुल एक उनकी सहेली की तरह हम ये कह सकते हैं, या उनकी बड़ी बहन की तरह या छोटी बहन की तरह जिस तरह से वो बात करती हैं, वो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा असर करता हुआ नजर आता है। उन्होंने मोदी के झूठे वादों की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ आपको सब्ज बाग दिखा रहे हैं, यानी कि सिर्फ वो आपको या तो पीछे ले जाते हैं या फिर वो आपसे बात करते हैं 2050 की। उन्होंने जंगल राज की बात की। फिलहाल जिस तरह की स्थितियां बिहार में पैदा हो गई हैं, कैसे बिहार को पिछड़ा बना दिया गया है, कैसे बिहार अभी भी गरीब है, कैसे बड़े पैमाने पर वहां पर पलायन हो रहा है और कांग्रेस ने क्या किया है, इस सब की याद उन्होंने दिलाई है। बड़ी तादाद में उनकी जनसभा में लोग उमड़े और हर उनकी बात पर तालियां और सीटियां बजती हुई नजर आई। प्रियंका गांधी का अपना क्रेज है, लोग उन्हें सुनने के लिए बड़ी तादाद में आते हैं। सुनिए आप प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है और किस तरह से मोदी को एक तरह का उन्होंने चैलेंज दिया है। इनकी ये हिम्मत है कि आपके सामने आकर ये भविष्य की बातें करते हैं, अतीत की बातें करते हैं। चलिए करें, अतीत की बातें करते हैं। मैं भी करती हूं अतीत की बात। ये जो विकास हुआ ना, ये कारखाने लगे, किसने लगवाए? कांग्रेस पार्टी ने लगवाए। ये कांग्रेस पार्टी ने लगवाए। जो आईआईएम है, आईआईटी है, एम्स है, किसने बनवाए? जवाहरलाल नेहरू ने बनवाए। अगर अतीत पे हम बात करें तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी, लेकिन हम अतीत की बात नहीं करते, हम वर्तमान की बात करते हैं, हम आपके आज की बात करते हैं। और हम चाहते हैं कि इस देश का एक एक नौजवान, इस देश की एक एक बेटी खड़ी हो, अपने अधिकार को अपने हाथों में ले और इस देश के निर्माण में भागीदार बने। तो आपने सुन लिया प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी ने कहा कि अतीत की ये बात करना चाहते हैं तो चलिए पास्ट की ही बात कर लेते हैं, और फिर उन्होंने वो तमाम चीजें गिनवाई जो कि बनवाई गई हैं कांग्रेस के जब कांग्रेस का शासन था तब। और इसके साथ ही आज ही अखिलेश यादव की भी एंट्री बिहार के चुनाव में हुई है और उनकी सभा में भी बड़ी तादाद में लोग उमड़े और उन्होंने कहा कि अवध में हमने हराया, मगध में आप बीजेपी को हराएंगे। सुनिए आप क्या कुछ उन्होंने कहा है। ए, बी, सी टीम और पी टीम की भी अखिलेश यादव ने बात की है। सुनिए आप अखिलेश यादव को। बीजेपी की कई टीमें लड़ रही हैं, कोई एक टीम है, कोई बी टीम है, एक पी टीम भी है। बताओ सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? उनकी बी टीम से, सी टीम से और एक टी टीम भी है। बताओ बीजेपी और पीकेपी को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? इन लोगों से सावधान हो कि नहीं? आज महंगाई कहाँ है, नौकरी रोजगार कहाँ है? और जब चुनाव आया है तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं जब 1 करोड़ नौकरी देंगे। बताओ बीजेपी की दिल्ली में है सरकार, 10 साल से सरकार है। 10 साल की सरकार में कितने नौजवानों को नौकरी रोजगार दिया है? और जो नौजवान हमारा मेहनत कर। तो यहाँ आप सुन रहे थे अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव की एक एक बात पर जो वहां पर मौजूद नौजवान थे वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे थे वो भी आपने देख लिया। और आज कई रैलियां होनी थी तेजस्वी यादव की भी, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनकी 1-2 रैलियां रद्द भी हो गई। लेकिन अखिलेश यादव सिवान पहुंचे ओसामा के लिए, शहाबुद्दीन जो है उनके बेटे के लिए वोट मांगने के लिए। ये कहा जा रहा था कि
कि तेजस्वी यादव ओसामा के लिए वोट डालने के लिए नहीं जाएंगे, माफ कीजिएगा, उनके लिए वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे, रैली नहीं करेंगे, लेकिन वो ओसामा के लिए रैली करने के लिए पहुंचे। आपको पता ही है कि किस तरह से, चाहे हम बात करें नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, या फिर सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ इस पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे ओसामा को टिकट दिया है और इससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने आज ओसामा के फेवर में वोट मांगकर यहां पर भी एक तरह से करारा जवाब दिया है और एक तरह से ये भी जवाब उन्होंने दिया है कि अगर उन्होंने टिकट दिया है तो उसको एक तरह से ओन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आज चुनाव आयोग को भी लेकर सवाल उठाया है। जिस तरह से 10 लाख जो महिलाएं हैं उनको 10,000 रुपए उनके अकाउंट में डालने की बात जो लगातार कही जा रही है एनडीए की तरफ से, ये एक चैलेंज जो है वो तेजस्वी यादव एक तरह से करते हुए नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि क्या चुनाव आयोग एक तरह से मर गया है, चुनाव आयोग आखिर कहां है। चाहे बात जिस तरह से लगातार एक के बाद एक कई हत्याएं जो हुई हैं उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, और खुले तौर पर वो बात करते हैं लालू की और जंगल राज की बात करते हैं। उन्हें अब का जंगल राज देखना चाहिए, ये तो खुले तौर पर सीधा जंगल राज है और लगातार जो हत्याएं हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग इस पर खामोश बैठा है। और दूसरा, जिस तरह से अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं उसको लेकर भी सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने यहां पर सवाल उठाए हैं। सवाल तो लगातार चुनाव आयोग पर उठ ही रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग सिर्फ एक्टिव होता है और तब एक्टिव होता है जब बात विपक्ष की होती है, जब बात सत्ता पक्ष की होती है। वो किसी तरह की नफरत भरी भाषण का चाहे वो इस्तेमाल करें, होती है हत्याएं हो, और इस सब के बीच चुनाव 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होने जा रही है। और आप ये देखिए कि इस तरह से जंगल राज सीधे तौर पर वहां पर देखने के लिए मिल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर चरमराया हुआ है। और आज प्रियंका गांधी ने एसआईआर की भी बात की और उन्होंने ये कहा कि क्योंकि उनके सारे हथकंडे फेल हो गए इसलिए वो वोट चोरी कर रहे हैं, एसआईआर लेकर आए हैं और 65 लाख मतदाताओं को उन्होंने बाहर कर दिया है। ये तमाम बातें भी प्रियंका गांधी की तरफ से कही गई हैं। बिहार का चुनाव किस तरफ जा रहा है, कैसे देखें बिहार के इस चुनाव को और यहाँ पर होते तमाम भाषणों को, क्योंकि आज अखिलेश यादव भी थे, प्रियंका गांधी भी थी, अमित शाह भी थे और तेजस्वी तो लगातार रैलियां कर ही रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ फिलहाल ओंकारेश्वर पांडे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है। ओंकारेश्वर जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ रविंद्र शिरोन भी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी कार्यक्रम में। पहला सवाल ओंकारेश्वर जी आपसे, 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है ओंकारेश्वर जी, उससे पहले लॉ एंड ऑर्डर जो चरमराया हुआ है, चुनाव आयोग जो सोया हुआ है और इन रैलियों में उमड़ती हुई भीड़ जो विपक्ष की रैलियां हो रही हैं और उस पर उठते सवाल, जहां पर हम ये सीधा देख रहे हैं कि जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठाया जा रहा है, भटकाया, अटकाया और लटकाया नहीं जा रहा है। कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अमित शाह को 20 साल पुराना जंगल राज याद आता है, नरेंद्र मोदी को याद आता है, लेकिन अभी जो हो रहा है बिहार में उसकी बात वो नहीं करना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता तो वो देख रही है ना अपनी आंखों से। देखिए, जो तेजस्वी ने सवाल उठाया है वो तो पूरे बिहार की जनता के मन में सवाल है और देश भी देख रहा है कि कैसे रूलिंग पार्टी के ही एक कैंडिडेट को, एक सपोर्टर को, उनके जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट को किस तरह से दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। उसके पहले पटना में हत्या हुई थी। अगर आप एनसीआरबी के आंकड़ों को देखें तो आपको पता चलेगा कि 150 से 200% तक जो है वो वारदातों में, क्रिमिनल एक्टिविटीज में बढ़ोतरी हुई है, चाहे वो दलितों के खिलाफ हत्याएं हो, महिलाओं के खिलाफ हो या ओवरऑल हो, जो क्राइम रेट है वो बढ़ा है। तो ये कहना कि पहले जंगल राज था, अभी क्या ये जंगल राज से ज्यादा बुरी स्थिति नहीं है, ये तो सबको दिखाई दे रही है। और जाहिर है जो तेजस्वी का सवाल है कि इसमें क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है, क्योंकि इसमें रूलिंग पार्टी के बड़े नाम जुड़े हुए हैं, बाहुबली सांसद के नाम है इसमें, तो इसमें एक्शन क्या हो रहा है और चुनाव आयोग इसको
को लेकर के खामोश क्यों है? मुझे लगता है कि वहां इस समय जो है केओसनेस की स्थिति है कि पहले ही आरोप बहुत सारे लग चुके हैं, चुनाव आयोग पे वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, वोट काटने के और जोड़ने के दोनों तरह के आरोप लगे हैं कि किसको काटा किसको जोड़ा। आपने कहा तो ये था कि विदेशी घुसपैठिए बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से आपने कुछ भी नहीं निकाला तो उनके नाम जाहिर नहीं किए कि किनके हैं, जाहिर किए तो उनको सरकार को नहीं दिया कि इसको किक आउट किए। तो ये एक बड़ा वो सिचुएशन है जहां एक अविश्वास की स्थिति में चुनाव हो रहा है और सवाल सारे उठ रहे हैं। विपक्षी पार्टियां जो सवाल अभी उठा रही हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे और सारे मुद्दे हों, चाहे वो ये इसके क्राइम रेट बढ़ जाने का मुद्दा हो, इस पे मुझे लगता है कि रूलिंग पार्टी डिफेंसिव है। जेडीयू बीजेपी कंबाइन जो वहां पर है। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री की रैली में नीतीश कुमार के जाने की बात हो रही थी, वो वहां तक नहीं जाते हैं, जेपी नड्डा के साथ वो जाते हैं घोषणा पत्र जारी करने के लिए, तो महज वो एक आध मिनट रुक के, शायद उससे भी कम समय में, और वो तुरंत नीचे उतर आते हैं। बीजेपी उनके साथ चल रही है, कह रही है वो एनडीए का चेहरा है। अगर एनडीए का चेहरा है तो उनकी जो मांग है कि मुख्यमंत्री के रूप में हमें आप स्वीकार कीजिए अगले मुख्यमंत्री के तौर पे, बीजेपी ये कहना नहीं चाहती है। आप कहना नहीं चाहते तो आप उनका साथ छोड़ दीजिए। आप उनके साथ चल भी रहे हैं, उनकी बात भी नहीं मान रहे हैं, उन्हीं को चेहरा बना रहे हैं। आप किसी और नाम को उसमें चेहरा बना देते, कहते कि भाई ये विजय सिन्हा या सम्राट चौधरी या कोई और तीसरा चौथा व्यक्ति हमारा मुख्यमंत्री का फेस है, और आप लड़ लेते। लेकिन आपको लगता है कि जेडीयू के साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे तो हमारी बुरी गत हो जाएगी, हमें वोट नहीं मिलेंगे। और इस बीच में जिस तरह से फ्रीबीज बांटा गया है, जो सवाल तेजस्वी ने क्या और बहुत सारे लोगों ने उठाया है कि जिस प्रकार से चुनाव से ऐन पहले 10-10 हजार रुपए खाते में, ये कोई योजना थोड़ी होती है। ये किसको नहीं दिखाई दे रहा है कि ये चुनावी रिश्वत है, सीधा सीधा आप उनको दे रहे हैं। आप ये योजना साल भर 2 साल पहले लागू करते तो समझ में आती बात, और आप 20 साल से हैं सरकार में, 15, 17, 18 साल बीजेपी को भी साथ में हो गए, 2 साल अगर उनका आरजेडी के साथ का छोड़ दें, तो बहुत सी चीजें हैं। आपने डेवलपमेंट के नाम पे क्या किया, वहां डेवलपमेंट का जो है वो खुलासा हो चुका, किस तरह से पुल गिर गए, लगातार गिरे, और एक दो नहीं, पिछले 20 सालों में करीब 100 पुल गिरे हैं। करीब इतना जो हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जो फिर सीएजी की रिपोर्ट में आया कि भाई ये जो यूजर सर्टिफिकेट आप नहीं दे पा रहे, आप इसको घोटाला नहीं मानते, आप उन पुलों को गिरने को एक्ट ऑफ फ्रॉड नहीं मानते, कि आप उनको एक्ट ऑफ गॉड मानते हैं? तो आप किस आधार पे चुनाव लड़ रहे हैं, किस चीज पे क्या आप वादा? अब आप कहते हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे। 1 करोड़ नौकरी क्या देश में दे दी गई? जो वादा किया गया था कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी प्रति वर्ष, उसके हिसाब से क्या आपने नौकरियां दी हैं? क्या नौकरियों के लिए व्यवस्था की है? सच्चाई ये है कि बड़े बड़े संस्थानों में सरकारी नौकरियों की संख्या घटाई गई है। इसको कोई भी चेक कर सकता है कि रेल मंत्रालय में 2013-14 में कितने लाख लोग काम कर रहे थे, अब वो संख्या क्यों घट गई है। इसी तरह से रेगुलर आर्मी में जो लोग जा रहे थे, बिहारी लोग सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं, वो फौज में, सिपाही में, किसी भी चीज में जहां भी संभव होता है वो आईएएस आईपीएस भी बनते हैं, लेकिन फौज में भी जाते हैं। वो अब दौड़ बंद हो गई क्योंकि आपने वहां बंद करके अग्निवीर का नाम शुरू कर लिया, उसमें भी जो है वो बहुत सारे सवाल उठे हैं। तो आप नौकरियां नहीं दे पाए, आप डेवलपमेंट नहीं दे पाए, वहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो आप गुजरात को दे देते हैं या किसी अन्य स्टेट को देते हैं, तो सवाल ये उठता है ना कि दोनों राज्यों में जब तुलना की जाएगी तो उसमें उनको ज्यादा क्यों मिला, मुझे कम क्यों मिला? भाई गुजरात को बुलेट ट्रेन चाहिए, बिहार को क्यों नहीं चाहिए बुलेट ट्रेन? आप कलकत्ता से दिल्ली बुलेट ट्रेन शुरू करते, या आप अहमदाबाद से मुंबई ही क्यों चलेगी? और कब चलेगी? वो भी 2 साल 3 साल डिले चल रहा है प्रोजेक्ट, जब आपने कहा था। तो ऐसे बहुत से सवाल हैं जो उठ रहे हैं जी। इन सारे मसलों के बीच नीतीश कुमार की जो पोजीशनिंग है, नीतीश कुमार ने आज एक वीडियो जारी किया है अपने ट्विटर हैंडल से, पोस्टर्स जारी किए जा रहे हैं जहां सिर्फ नीतीश कुमार है। बीजेपी जब जारी करती है तो उसमें नरेंद्र मोदी सबसे बड़े होते हैं और बाकी सबके साथ नीतीश को शामिल किया जाता है। नीतीश आते हैं, चंद सेकंड रुकते हैं और चले जाते हैं, कोई एक लफ्ज नहीं बोलते हैं, लेकिन ट्विटर हैंडल पर अपने
वो वीडियो जारी कर रहे हैं, वो अपनी पोजीशनिंग अलग तरीके से कर रहे हैं, बीजेपी अपनी पोजीशनिंग अलग तरीके से कर रही है। नेतृत्व की बात की जा रही है, लेकिन नाम नीतीश का उस तरह से नहीं लिया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि मोदी और नीतीश 25 मोदी और नीतीश, यानी कि सिर्फ नीतीश नहीं, मोदी और नीतीश को शामिल किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास अपना कोई चेहरा बिहार में है नहीं। ये आप क्या एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा मानते हैं क्या आप इसको, कि बीजेपी अपने हिस्से का वोट लेकर आए, नीतीश कुमार अपने हिस्से का वोट लेकर आए और अलग अलग दोनों को फायदा हो और बाद में हम खिचड़ी पका ले? या फिर आपको लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर नीतीश जो है वो असहज हैं और वो अपनी स्ट्रैटेजी अलग तरीके से बना रहे हैं और बीजेपी अपना अलग तरीके से काम कर रही है? कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है, कुछ तो है जो किया जा रहा है जो नॉर्मल नहीं लगता है। देखिए, नीतीश कुमार इस खुद के नेता हैं। आपने सवाल मुझसे किया है रविंद्र जी से? जी आपसे फिर मैं रविंद्र जी के पास आ रही हूँ जी। हाँ, ये असल में नीतीश कुमार का कद इतना बड़ा है, न सिर्फ बिहार की राजनीति में बल्कि देश की राजनीति में भी, कि उनको कोई रूल नहीं कर सकता, उनको आप गवर्न नहीं कर सकते। ठीक है, आपके साथ अलायंस में चले गए। आप याद कीजिए, यही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने शुरुआत के दौर में हाथ मिलाने से मना कर दिया था। उनके साथ तस्वीर छपी थी तो उन्होंने पार्टी कैंसिल कर दी थी कि नहीं, हम उसमें डिनर में नहीं जाएंगे। वो नीतीश कुमार थे। आज हालात बदले हैं तो ठीक है, नीतीश कुमार ने पांव भी छुए हैं, उम्र के उस पड़ाव पे हैं कि उनका एक सम्मान बिहार में है, सम्मान किया जाना चाहिए। बिहार की जनता तो ये पूछती है कि नीतीश ने बिगाड़ा क्या है? ठीक है, उन्होंने पलटी मारी है, सरकारें बनाई हैं, कुछ भी किया है, लेकिन नीतीश कुमार हैं जिनके लिए लालू प्रसाद यादव के दरवाजे आज भी खुला है। तेजस्वी यादव आज भी कहते हैं कि चचा जब भी आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे। यही प्रॉब्लम, यही मुश्किल जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है कि अगर वो उनको छोड़ देते हैं तो वो तुरंत चले जाएंगे आरजेडी के पास और वो दोनों मिलकर निश्चित रूप से चुनाव भी जीत लेंगे, सरकार भी बना देंगे। तो वो ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने जो इतने समय में जो वोट बैंक बनाया है महिलाओं के उसमें क्षेत्र में, उनके फील्ड में, या फिर ईबीसी में, महादलितों में, जो अति पिछड़ा मुसलमानों में, उनकी ये जो सोशल इंजीनियरिंग नीतीश कुमार ने की है, बीजेपी को लगता है कि इनके रहते उनके वोट को ट्रांसफर कर लें, उनके अंदर धीरे धीरे पैठ बनाए। बिहार में मैसेज ये हो रहा है कि ये 10,000 आए तो सही है, लेकिन ये नीतीश बाबू ने दिए हैं। ये परेशानी है बीजेपी की कि वो उसका क्रेडिट नहीं ले पा रही है। तो इन मुश्किलों में वो अपना चेहरा भी नहीं बना पा रहे हैं, दे पा रहे हैं, और ना ही ये खुल के कमिटमेंट कर पा रहे। यही बीजेपी है जिसने एक बार कहा था नीतीश बाबू उनके लिए सभी दरवाजे बंद हैं, नीतीश बाबू उनका डीएनए खराब है। ये कितनी सारी बातें हो चुकी बिहार में। अब आज वही एक तरह से उनके जो खेवैया बने हुए हैं इस मझधार में बीजेपी की नैया पार लगेगी कि नहीं लगेगी। लेकिन आप देखिए कितनी सावधानी से वो धीरे धीरे, पहले नीतीश कुमार को ज्यादा सीटें मिलती थी, इस बार नीतीश कुमार और बीजेपी को, जेडीयू और बीजेपी को बराबर बराबर सीटें मिली और उसी वक्त से नीतीश कुमार नाराज हैं। नीतीश कुमार ने अपने एक एक सीट को स्वयं बांटा है और कोशिश किया है कि वो अपने दमदार लोगों को दें। ये परेशानी तो बीजेपी को है। तो ये आरजेडी से लड़ाई बाद में होगी, महागठबंधन से बाद में होगी। पहले तो बीजेपी और जेडीयू का जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक नहीं बन पा रहा है। जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर आए तो उम्मीद थी कि एक नए किस्म की राजनीति, एक नई स्वस्थ परंपरा, और शुरुआत में अच्छा भी लगा कि भाई अच्छे लोगों को उन्होंने, डिप्लोमैट्स, ब्यूरोक्रेट्स और उन सब लोगों को रखा पार्टी में तो होगा। लेकिन बाद में उनके ऊपर भी और जनसुराज ने जो सवाल उठाए प्रशांत किशोर ने, उसका जवाब तो कोई नहीं दे पाया। उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व पे सवाल उठा दिए, भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाए, डिग्री पे सवाल उठाए, हत्या पर सवाल उठाए, और इस पे बीजेपी के जो स्टालवार्ट्स हैं, जो आरके सिंह जैसे मंत्री हैं जो केंद्रीय गृह सचिव रह चुके, उन्होंने सवाल कर दिया कि भाई इनका जवाब दीजिए। तो ये जो वहां पे चल रहा है आपस में मारधाड़, ये भी एक बड़ा पहलू है। और इस बीच में आपको कुछ नहीं मिलता तो आप वापस पटेल को और नेहरू को ले आते हैं, वो भी एक बड़ा प्रश्न है जिस पर चर्चा हो रही है। जी जी बिल्कुल, मैं सवाल पर लौटूंगी ओंकारेश्वर जी। रविंद्र जी को शामिल करती हूँ मैं इसमें। रविंद्र जी, ये बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है, ये बिहार का चुनाव दरअसल देश का चुनाव है, क्योंकि अगर बिहार की सत्ता
अगर गई बीजेपी के हाथ से तो फिर केंद्र की सत्ता भी डगमगा जाएगी, ये पूरा साफ है। इसीलिए उन्होंने, वैसे भी वो साम दाम दंड भेद वो तो हर चुनाव में ही करते हैं, वो तो हर चुनाव में एजेंसीज का इस्तेमाल, शासन प्रशासन सबका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको कुछ और डिफरेंट लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि साख तो उनकी लगी हुई है और अभी ये चुनाव बिहार का ना होके बल्कि देश का चुनाव है, क्योंकि बिहार के चुनाव की हार और जीत केंद्र की सत्ता में क्या होगा ये भी डिसाइड करने जा रही है। तो उसको सिर्फ बिहार तक केंद्रित रख के नहीं देखा जाना चाहिए। जी बुशरा जी नमस्कार। ओंकारेश्वर जी और सभी दर्शक साथियों को भी नमस्कार। मुझे तो ये चुनाव बड़ा अलग लग रहा है। मैंने तो इतनी बेशर्मी से चुनाव आयोग को हरकतें करते देखा ही नहीं कभी। बिहार में सरेआम लोगों के मर्डर हो गए और चुनाव आयोग डीजीपी छोड़िए किसी सिपाही का भी तबादला नहीं कर पा रहा है। इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी इलेक्शंस में, आप बताइए ना। डीजीपी से उन्होंने जवाब मांगा है, डीजीपी से जवाब मांगा भाई। वो जो पर्यवेक्षक लगाए हैं, एक प्रेस रिलीज भेजा था इलेक्शन कमीशन ने हम लोग को, उसमें भेजा था पहले फेज के इलेक्शन के लिए 118 जनरल ऑब्जर्वर्स और 122 जनरल ऑब्जर्वर्स और 18 पुलिस ऑब्जर्वर्स और 36 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स। कहां है भाई वो? उनकी कोई खबरें नहीं है। उन लोगों में से कितने लोगों को आपने अभी तक जवाब मांगा है कि 40 गाड़ियां लेके के आदमी घूम रहा है, हवा में गाड़ियां चल रही क्या? अनंत सिंह जो है बाहुबली तो होंगे लेकिन उनकी गाड़ियां पानी से चलती हैं, उस पर खर्चा नहीं होता। इतनी गाड़ियों की परमिशन है, कैसे वो लोग लहरा रहे हैं 147 हाथों में लेके? ये पुलिस ऑब्जर्वर्स कर क्या रहे हैं वहां पर? एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स नहीं देख रहे 40 गाड़ियां चल रही हैं, उस पर कितना खर्चा हो रहा है, किसका खर्चा हो रहा है। वो ये तमाम चीजें इतने सरेआम बिहार में पिछले 20 बरस में नहीं देखी हमने होती हुई। और टीएन शेषन ने जब ये काम किया था, जिस वक्त बिहार में क्लीन इलेक्शन की बात उन्होंने की थी, और उस वक्त लालू यादव ने इस बात का विरोध किया था कि भाई जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसको भेजा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं माने और उन्होंने इलेक्शन को साफ किया। जो इलेक्शन में गड़बड़ होती थी, जो आरोप लगते थे, उसके बाद वो आरोप नहीं लगे। आज उसी तरह का जंगल राज हम लोगों को दिख रहा है। आमने सामने लोग एक दूसरे के ऊपर गोलीबारी जैसी हरकतें यहां पर हो रही हैं, पत्थर चल रहे हैं। एक व्यक्ति को कुचल दिया गया जो सीधे तौर पर चुनाव में संग लगा हुआ था किसी के प्रचार में, और वहां पर इलेक्शन कमीशन का कोई जिक्र नहीं है। चुनाव आयोग किसी को नोटिस नहीं भेज रहा। अरे जब इतना बड़ा घटनाक्रम एक जगह पर हो गया तो अनंत सिंह चुनाव लड़ कैसे पाएंगे? कैसे ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने दिया जा सकता है? और चाहे उसके लिए अगर सूरज भान सिंह की पत्नी पर भी, वो तो कैंडिडेट, उन पर भी कोई सवाल है तो वहां का इलेक्शन काउंटरमेंट किया जाना चाहिए। इसका असर पूरे प्रदेश पर पड़ता है, इसका असर वोटर पर पड़ता है। वोटर का हौसला कितना कमजोर होगा? कौन वोटर ऐसा होगा जो किसी बाहुबली के पक्ष में जाके खड़ा होगा? कोई वोटर दिखना चाहेगा किसी के साथ में? जब इतनी खूनी रंजिश हम लोगों को चुनाव से पहले दिख रही है तो बुशरा जी, इसके इतिहास कितना गंभीर है और इसका फ्यूचर कैसा हो सकता है। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने इस तरह के लोगों को टिकटें भरपूर मात्रा में दी और हर जाति के लोगों को दी है, लेकिन इतना ज्यादा माहौल जिस प्रदेश में खराब हो, उस इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर एक वक्तव्य जारी ना करे, इससे हैरानी की बात और क्या होगी। उसके बाद ये जो 10-10 हजार की जो खेप, 10-10 हजार रुपए की जो ईएमआई जो इलेक्शन के लिए दी गई है चुनाव आयोग के सामने, वो उस पर कोई रोक नहीं है, वो बदस्तूर जारी है। तो ये तमाम चीजें देख के इलेक्शन कमीशन अब जिस तरह से काम कर रहा है, उसमें तो बस अब भैया अगर बिहार के वोटर ही एक तरफा फैसला कर लें कि भैया उनको किधर वोट करना है तो बात अलग है, नहीं तो इस मामले में इलेक्शन लगभग साफ हो गया है कि चुनाव आयोग ने तय कर लिया है कि इलेक्शन किसको जीतना है और कितने वोटों से जीतना है। मुझे लगता है बस आखिरी दौर में जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज बांटती हैं सीटें कि कौन कितनी सीट पे लड़ेगा, वही चल रहा है कि कौन कितनी सीट पे अब किसको जिताना है, इसको हराना है कि नहीं हराना है। इलेक्शन कमीशन उस पर काम कर रहा है और इतना ज्यादा खुलेआम बेशर्मी चुनाव आयोग की हमने इसके पहले नहीं देखी। ये बहुत चिंताजनक है। सबसे बड़ी बात तो अब अगर बात करें हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज की, देखिए पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने हिसाब से चुनाव लड़ रही हैं। आज नीतीश कुमार का एक वो जो बाइट आपने बताया वो उनका आया जी। नीतीश कुमार को तो हमने पहली बार देखा पढ़ के बोलते हुए।
पढ़ के बोल रहे हैं। उसमें दो मिनट 3 मिनट का जो उनका वीडियो बाइट है उसमें वो पढ़ के बोल रहे हैं। इसके पहले तो हमारी जानकारी में नहीं है। नीतीश कुमार तो बड़े आर्टिकुलेट हैं, अपनी बातों को ठीक तरीके से रखते हैं, लेकिन किसका लिखा हुआ पढ़ रहे हैं? क्या उनका कोई हैंडलर है? क्या कोई व्यक्ति है जो नीतीश कुमार को संचालित कर रहा है? अब ये सवाल खड़े होने लग गए हैं। क्या नीतीश, देखिए एक मौका था इलेक्शन कमीशन की चुनाव की घोषणा के बाद, एक मौका था नीतीश कुमार कम से कम जनता के सामने आते, अपनी बात रखते और जो उनकी सेहत को लेकर जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं उनका जवाब दे देते। वो था जब एनडीए गठबंधन ने अपनी चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। उस दिन जिस तरीके से नीतीश कुमार को वहां से लेके जाया गया वो तो शक और पैदा करता है। भाई पहली बात तो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कहेगा? वो तो फोटो अपॉर्चुनिटी थी। ओंकारेश्वर जी भी हमारे वरिष्ठ हैं, कई साल से हम लोग भी पत्रकारिता के क्षेत्र में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो संवाद होता है ना, इधर से सवाल पूछते हैं उधर से जवाब देते हैं। अगर वो भी ना हो तो नए किस्म का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्रधानमंत्री करते हैं, मोनोलॉग ही कर देते, वो भी नहीं हुआ। इस तरह तो वीडियोग्राफर को, फोटोग्राफर को जो बुलाया जाता है वो तो केवल इसलिए बुलाया जाता है कि भाई आप वीडियो करो, फोटो क्लिक करो और चले जाओ। इसके अलावा तो उसमें कुछ हुआ नहीं। तो इसको तो फोटो अपॉर्चुनिटी का नाम दिया जाना चाहिए था। और उसके बाद जब प्रश्नों का समय आया तो सम्राट चौधरी भी भाग खड़े हुए, उन्होंने भी किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, वो भी अपना पढ़ के और वहां से चले गए। एक बात। दूसरी बात, ये तो पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो है ना, ये सरकार का मैनिफेस्टो तो है नहीं। तो पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो को तो सम्राट चौधरी किस हैसियत से पढ़ रहे थे? वो तो प्रवक्ता ना तो पार्टी के ना वो सरकार के प्रवक्ता हैं। तो वो जो पढ़ रहे थे नीतीश कुमार की पार्टी के बिहाफ पे कैसे पढ़ेंगे? सरकार के प्रवक्ता तो हो सकते हैं, वो सरकार का हिस्सा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज दूसरी तीसरी चौथी पॉलिटिकल पार्टीज के बिहाफ पे वो किस हिसाब से बोल रहे थे, ये हमारी समझ में नहीं आया। और लोगों को किस तरीके से छला गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। एक मौका जो था उस मौके को भी खो दिया गया कहीं ना कहीं। और ये बहुत चिंता की बात है बिहार के लिए कि नीतीश कुमार, जिनकी सेहत पर एक के बाद एक लगातार कई सालों से सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सवालों के जवाब देने का जो वक्त था वो भी खो दिया मौका। और अब ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार जो है वो चुनाव जीत अगर जाते हैं, मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं? क्या उनकी सेहत अलाउ करेगी? और इस पर मुझे थोड़ी सी हैरानी आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के वक्तव्यों पर भी हो रही है। इस तरीके से वो लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने बहुत मजबूती के साथ घेरा नहीं है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार के बजाय उनके जो आक्रमण है, उनके जो हमले हैं, वो बीजेपी पर ज्यादा है। नीतीश कुमार की सेहत को लेकर, उनके हेल्थ को लेकर कांग्रेस और आरजेडी दोनों थोड़े से बचते हुए। ये सवाल भी रविंद्र जी, ये सवाल भी है कि क्या ये कोई स्ट्रेटजी का हिस्सा भी है? जो मैं सवाल ओंकारेश्वर जी से पूछ रही थी कि क्या ये क्या इधर भी कोई एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि नीतीश कुमार पर अटैक नहीं करना है? क्योंकि आप ये देखिए, चाहे राहुल गांधी हो, आज भी हमने देखा, प्रियंका गांधी को भी हमने सुना, उससे पहले हम तेजस्वी को भी, वो सिंपैथी तो दिखा रहे हैं कि देखिए रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं, अब इनके बस का कुछ नहीं रहा, ये सारी चीजें। लेकिन डायरेक्ट जो अटैक है वो नीतीश कुमार पर नहीं है। क्या कोई बात के लिए कोई गुंजाइश क्या कुछ छोड़ी जा रही है? कुछ तो है, वरना अगर आप मोदी की बात करते हैं तो मोदी के साथ तो नीतीश कुमार भी थे ना चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल, ये तो नहीं, यही तो इंटरेस्टिंग है जी, यही तो इंटरेस्टिंग है क्योंकि नीतीश कुमार वो फैक्टर हैं जिनको आरजेडी भी गंवाना नहीं चाहती है। वो जेडीयू बीजेपी पर हमले कर रही है, और हमले क्यों न करे। अभी जो पोस्टर जारी हुआ है उसमें सबसे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उसके पीछे नीतीश कुमार हैं, दूसरे साइड में जेपी नड्डा हैं, उसके बाद लास्ट में इधर चिराग पासवान है, उधर उपेंद्र कुशवाहा लास्ट में है, बीच में मांझी हैं। तो आप जब खुद को सामने रखते हैं, आप हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो जैसा आज प्रियंका गांधी ने कहा कि बिहार में डबल इंजन सरकार नहीं है, बिहार की सरकार तो अब रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है, जो फैसले हैं वो यहां से लिए जा रहे हैं। और यही मैंने कहा कि बिहार में चूंकि नीतीश कुमार इतने समय से शासन कर चुके, आरजेडी के साथ भी गठबंधन रह चुका है, इसलिए तेजस्वी यादव सीधा हमला उन पे नहीं करते। जाहिर है क्योंकि वो पॉलिटिकली उस रास्ते को ओपन रखना चाहते हैं।
तेजस्वी यादव ने ये तो नहीं कहा कि दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए नीतीश बाबू बंद हो चुके हैं और फिर खुल भी गए हैं। तो ये जो है वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, उनको मालूम है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हो सकता है उनका समर्थन लेना पड़ जाए और नहीं तो फिर से उनको समर्थन देना पड़ जाए। ये भी सवाल है कि ये सवाल बीजेपी के भी अंदर से आता, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका हेल्थ खराब है। भाई हेल्थ खराब है तो उनसे आप अपना घोषणा पत्र क्यों रिलीज करवा रहे हैं? हेल्थ खराब है तो आपने एनडीए चेयरमैन उनको क्यों बना रखा है? मांझी को बना लीजिए, किसी और को बना लीजिए। आप सबसे ज्यादा नंबर्स में हैं, आप चेयरमैन बन जाइए। आप कहिए कि भाई हमारे पास सबसे ज्यादा नंबर है, नंबर 1 पार्टी है हम सीटों की संख्या के हिसाब से, तो एनडीए चेयरमैन हम होंगे। मतलब ये क्या कि आप हमारे साथ रहो भी और आप इस लायक भी नहीं हो, आपको चेहरा भी नहीं बनाएंगे। ये समस्या है बीजेपी की। वो क्लियर कट उनको नकार नहीं पा रही है और उनको साथ भी लेके नहीं चल रही है। नीतीश कुमार को आपको एक किस्सा ये भी याद दिला दें कि ये जो राइवलरी है बीजेपी और जेडीयू की, वो आज नहीं, नीतीश कुमार जब समता पार्टी में होते थे और जॉर्ज फर्नांडिस उनके साथ होते थे, तो मणिपुर में पहली सरकार जो उनकी समता पार्टी की थी वो इनके बीजेपी के सपोर्ट नहीं होने के कारण गिर गई थी और वो बन नहीं पाई जब फ्लोर पे वो गया। उस समय से ये मतभेद चल रहे हैं। आज भी आप उनके दिए हुए जो है राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन को आपने अपने साथ ले लिया, हरिवंश जी को, फिर आरसीपी सिंह गए, केंद्र में मंत्री रखा, उनको अपने साथ ले लिया। तो आप जिस पार्टी के साथ जुड़े हैं उस पार्टी को ही खत्म करने की कोशिश में लगे हैं, ये विजिबली दिखाई दे रहा है। तो नीतीश कुमार भी उसके लिए अलर्ट है। वो चाहते हैं कि या तो आप मुझे खुलेआम चेहरा बनाओ और आप कमिटमेंट नहीं कर रहे हो तो फिर आप मेरा इस्तेमाल मत करो। ये बहुत गंभीर लड़ाई है जो चल रही है बिहार में। जी जी बिल्कुल। रविंद्र जी आपके पास में लौट रही हूँ। ओंकारेश्वर जी, रविंद्र जी, तो ये तो जो मैंने सवाल ये पूछा आपसे पहले भी कि नीतीश कुमार की जरूरत बिहार में तो अभी है ही, क्योंकि 101 पर लड़ रही है बीजेपी बिना किसी सहारे के। तो वो वैसे भी अगर 100% का भी स्ट्राइक रेट हो तब भी नहीं बना पाएगी सरकार। यानी कि उनको बिहार में किसी न किसी बैसाखी की तो जरूरत है ही उनको, और वो नीतीश कुमार ही होंगे क्योंकि वो भी 101 पर लड़ रहे हैं। उससे ज्यादा उनको जरूरत केंद्र में है। तो नीतीश कुमार तो हर हालत में बीजेपी को चाहिए ही चाहिए। इसीलिए वो कैसे भी सही, मजबूरी सही या कुछ भी सही, उनको साथ लेकर वो चल ही रहे हैं। या फिर आपको लगता है कि बीजेपी जैसी पार्टी जो दूसरे जो उन्होंने पार्टियों का हश्र किया है, अब जो एक्सपेरिमेंट है या अब जो जिस पार्टी के साथ होने जा रहा है वो सब कुछ, वो अब नीतीश कुमार की पार्टी है? या फिर उनको हम महाराष्ट्र या फिर पंजाब की जो पार्टियां हैं उनसे कंपेयर करने की भूल ना करें? नीतीश तो बहुत जबरदस्त माहिर खिलाड़ी हैं, घाट घाट का पानी भी पिया है उन्होंने। देखिए, नीतीश कुमार का अतीत जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन सवाल तो नीतीश कुमार के वर्तमान पर खड़े हो रहे हैं ना। क्या नीतीश कुमार ये सब सोचने समझने की शक्ति रख रहे हैं? क्या नीतीश कुमार स्ट्रेटेजीज बनाने की अभी उनके अंदर काबिलियत बची है? वो सलाहियत जो उनके अंदर पहले थी वो अभी भी है क्या? अब यही तो सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं इस चुनाव में। इस चुनाव 2025 के पहले नीतीश कुमार ने कितने सारे इलेक्शन लड़े, किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया। सब लोग इस बात को मान रहे थे कि नीतीश कुमार अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट हैं और वो अपने हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं और पूरा इलेक्शन उनके इर्द गिर्द घूमता था। इस बार नीतीश कुमार के बजाय नीतीश कुमार की सेहत के इर्द गिर्द चुनाव घूम रहा है और सब लोग यही देख रहे हैं कि नीतीश कुमार स्वस्थ है कि नहीं है। और एक बात, दूसरी बात, इसके पहले तो कभी किसी ने नहीं कहा कि भाई नीतीश कुमार को लल्लन सिंह या संजय झा चला रहे हैं, विजय चौधरी चला रहे हैं, कोई नहीं बोला पहले। लेकिन इस बार ये माहौल बन गया है ना कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जो है वो तो अब आउटसोर्स्ड हो गई है। वो खाली दिखने भर के लिए है ताकि ईबीसी कम्युनिटी के वोट अपनी तरफ खींचे, नहीं तो उसको पूरा मैनेज जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं बीजेपी के लोग। और इसलिए ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं ये एक के बाद एक लगातार बार बार हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और इसी वजह से आप जो बात कह रही हैं कि अकेले बीजेपी ने वही तो रास्ता ढूंढा है अकेले सरकार बनाने का। अगर 101 सीटें बीजेपी जीत रही है, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, इनमें से अगर ये लोग कितनी भी सीटें जीत जाएं तो भाई जेडीयू को तो तोड़ना ही तो है। कितनी बड़ी बात है जेडीयू को तोड़ना। बीजेपी को अगर सरकार बनानी होगी और जेडीयू को तोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो टूट जाएगी आसानी से। पिछली बार भी तो आरसीपी टूट गए थे ना जब नीतीश कुमार ने उधर दे दिया था। और ये हरिवंश तो हिले ही नहीं। देखिए, हरिवंश तब से लेके अभी तक लगातार किसी भी पार्टी में रहे हों,
आरजेडी के साथ गठबंधन हो या इधर हो, वो तो अध्यक्ष पद पर बने ही हुए हैं तब से लेके आज तक। और इसके पहले भी तो हमने देखा है ना, बीजेपी ने इसी पार्टी को, चिराग पासवान की पार्टी को कैसे तोड़ दिया था, इसी बिहार में हमने देखा है। चिराग पासवान जिस पार्टी में थे उनको नई पार्टी बनानी पड़ी, उनके चाचा कहाँ हैं आज। तो ये काम तो बीजेपी करने में माहिर है। और एक बात, दूसरा जहां तक सांसदों का सवाल है, जब बीजेपी की इस बात का पता ही है कि भाई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो सांसद वहां रह के क्या करेंगे। ये बात, सांसदों के पास भी तो कोई जगह नहीं है ना कि वो लोग अपने आप को सेफ रख पाएंगे। ईडी सीबीआई जब ओपोजिशन के लोगों को नहीं छोड़ती है तो इनको क्या ही छोड़ेगी। तो वो स्थिति तो मुझे लगता है बीजेपी हो गई है। और नीतीश कुमार जितने देखिए, आप जितने भी प्रश्न खड़े करें ना हम लोग, नीतीश कुमार की सेहत पर अलग अलग डिबेट्स में पत्रकार टीवी में प्रवक्ता बैठते हैं। नीतीश कुमार की सेहत पर जब सवाल पूछा जाता है तो बीजेपी के प्रवक्ता मौन हो जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वो बार बार ये दिखाना चाहते हैं जनता को कि भैया नीतीश कुमार बीमार है, ताकि उनको हटाने में दिक्कत ना आए उनको किसी तरह की। कल कह सके इस बात को कि भैया वो तो पहले से ही खराब थी तबीयत, अब हम क्या करते हैं, मजबूरी है हमारी। तो वो इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि उनके नाम पर जो वोट है, देखिए वोट तो नीतीश कुमार को मिलेगा, उनका अपना एक वोट बैंक उन्होंने बनाया है, उस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए। और बगैर नीतीश कुमार के आज की तारीख में, या बगैर किसी भी शेड्यूल कास्ट या ओबीसी लीडर के, बीजेपी की अभी उतनी ताकत नहीं है कि वो अपने से चुनाव जीत जाए। बड़ी पार्टी जरूर है, उनके पास धनबल भी है, उनके कार्यकर्ता भी खूब हैं, लेकिन बावजूद उसके उनके पास इतनी ताकत अभी नहीं है कि वो अपने से चुनाव पर जीत के सरकार बनाए। और पीछे से बैकडोर एंट्री किस तरह करी जाए, उसके लिए इन्होंने पूरा ये इस बार का ढांचा जो है वो तैयार किया है चुनाव का, और उस लिहाज से ही चल रहा है। और इसलिए नीतीश कुमार को कहीं भी जनता के सामने नहीं आने दे रहे हैं। नीतीश कुमार एक बार केवल मोनोलॉग करते हैं, जाके भाषण दे देते हैं। और उसके अलावा कभी जहां पर इंटरेक्शन की जरूरत पड़ती है तो इंटरेक्शन किसी भी मीडिया के पत्रकार से नीतीश कुमार का नहीं होने दिया जा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार का स्टाइल पिछले इलेक्शन में भी ऐसा था कि वो पत्रकारों से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन तो भी निकलते हुए, आते हुए, जाते हुए, एयरपोर्ट पे, कहीं रैली स्थल पर थोड़ा बहुत बात तो कर लिया करते थे। 1-to-1 इंटरव्यूज देना वो सब नहीं कर रहे, लेकिन अब तो वो भी बंद हो गया। अब तो दूर दूर तक पत्रकार कहीं दिखते ही नहीं है। तो ये तमाम जो चीजें हैं ना, इससे ये जाहिर होता है नीतीश कुमार को कंट्रोल तो किया गया है, और नीतीश कुमार अपनी स्ट्रेटेजी के तहत चल रहे हों, इस बात की संभावना कम है। लेकिन नीतीश कुमार को अगर अभी एक्सपोज कर दिया जाए कि वो वीक हैं, तो बीजेपी को उसका नुकसान होगा। इसलिए उनको साथ लेना मजबूरी है, और वही पूरी बीजेपी की स्ट्रेटेजी है कि किसी तरीके से इनका वोट हम लोग हासिल कर ले। और उसके बाद तो मुझे ये तो अब सब मानते हैं कि भाई अब तो नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है, इस बात पर तो लगभग सब लोग एकमत हैं। और तेजस्वी यादव जो है, तेजस्वी यादव अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वो मुद्दे भी सारे लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी और दूसरे मुद्दे सारे ही हैं। लेकिन अब वो वोट जो जाति के हिसाब से वोट पड़ता है, ओबीसी वर्सेस यादव वर्सेस जो अदर ओबीसी कास्ट हैं, वो एक गोलबंदी होती है वहां पर। उस गोलबंदी में कितने सेंधमारी कर पाएंगे, अब इलेक्शन वही है। बाकी पॉपुलरिटी के हिसाब से तो कई आंकड़े जो आए हैं उसमें तेजस्वी यादव कहीं पॉपुलर। जी बुशरा जी। बिल्कुल, आपने इम्पोर्टेंट बातें कही हैं, और जाहिर सी बात है ये सब बिहार की जनता भी देख रही है, लेकिन कितनी समझदारी से वोट करेगी ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि आखिरी मोमेंट पे बहुत सारी चीजें जो हैं वो मैटर करती हैं। लास्ट और संक्षेप में ओंकारेश्वर जी आपका कमेंट, कि हमने देखा अब तक होने वाले चुनाव में, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत एक्टिव नजर आते थे। नीतीश कुमार मुसलमानों को पिछली बार भी उन्होंने 11 टिकट दिए थे, अब वो सबमिट कर जो है वो 4 हो गए हैं। वक्फ पर जिस तरह से उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया, जितनी भी हेट स्पीच हुई उस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। अभी भी खुले तौर पर योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। अब मुसलमानों का मन जो है वो पूरी तरीके से जेडीयू से उचाट हो चला है। 18% के आसपास मुसलमान वोटर्स हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये बहुत डिसाइसिव है महागठबंधन के लिए, इसीलिए वो अपनी पोजीशनिंग बार बार करते हुए नजर आ रहे हैं? मसलेहतन वो कह भी नहीं रहे कि एक मुसलमान हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि सबका ख्याल जो है रखा जाएगा। और इसी सिलसिले में क्या आपको लगता है कि उसामा के लिए भी वोट मांगने गए तेजस्वी यादव, जहां ये कहा जा रहा था कि शायद वो नहीं जाएंगे? संक्षेप में जी।
देखिए, जो अल्पसंख्यकों के मसले पे जाहिर है वहां के बिहार के अल्पसंख्यक उसी को वोट देंगे जिनके प्रति उनको विश्वास होगा कि ये सेकुलर पार्टी है। जेडीयू में उनका विश्वास था और उन्होंने वोट दिया था। और तब भी आप देखिएगा कि पिछले चुनाव में भी तीसरे नंबर की पार्टी थे ना नीतीश कुमार। अगर उस समय भी उतना पूरा सपोर्ट रहा होता अल्पसंख्यक और ईबीसी का, तो वो तीसरे नंबर की पार्टी क्यों बनते? दूसरे पहले नंबर की पार्टी हो सकती। पहले नंबर की पार्टी बीजेपी सिर्फ एक सीट से हुई, दूसरे नंबर पे आरजेडी थी। तो जाहिर है कि पिछले चुनाव में भी आरजेडी महज कुछ सीटों से पीछे रह गई थी, वरना वो ले आती मेजॉरिटी और उस तरह से वो निकल सकती थी। लेकिन ये नहीं हुआ। और इस बार तो अब ये और साफ लग रहा है ना कि आप जब ऐसे मुद्दों पे जो सेंसिटिव हैं अल्पसंख्यक उस समाज के लिए, उस पे आपने स्टैंड नहीं लिया, उस पे आप एनडीए के साथ खड़े हैं, तो वो समाज तय करेगा कि हमें एनडीए के साथ खड़ा होना है या जिसका रिकॉर्ड ठीक रहा है। लालू प्रसाद का रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने आडवाणी का रथ रोका था, और अब रिकॉर्ड होगा कि तेजस्वी ये रथ रोकते हैं कि नहीं। तो चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई भी सवाल उठा लें, यूपी नहीं है बिहार। यूपी की राजनीति अलग है, वहां की राजनीति अलग है। वहां के लोग डिफरेंट किस्म से सोचते हैं। वो इस तरह उनके अपने मुद्दे हैं। वहां पलायन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, दूसरे मुद्दे हैं। यूपी में जो आपने ठीक है, आपने काशी को क्योटो बनाने की बात कही और बाकी अयोध्या को क्या वो किया, वहां का पोलराइजेशन ऑफ वोट्स एक डिफरेंट है। बिहार में भी आप जानकी मंदिर और सीता और ये वो करने की कोशिश कर, लेकिन वहां की राजनीति में उस तरह से अगर ये जो कम्युनल लाइंस पे ध्रुवीकरण होता रहा है बाकी जगहों की तरह, वहां होता तो पिछले चुनाव में ही बीजेपी आगे निकल जाती। उस समय तो प्रधानमंत्री मोदी भी अपने पीक पर थे। उनके प्रति जो क्रेज था वो बहुत ज्यादा था। अब वो क्रेज चेंज हो गया है, वो पब्लिकली विजिबल है, दिखाई दे रहा है कि किसकी मीटिंगों में अपार भीड़ हो रही है और किसकी मीटिंग्स में लोग बुलाए जा रहे हैं या सीटें खाली रह जा रही हैं। अमित शाह को कहना पड़ रहा है कि भाई आने दीजिए इनको, मतलब सीटों पे बैठ जाएं, और तब भी सीटें नहीं भर पा रही हैं। तो ये तो दिखाई दे रहा है ना। अब इसके बीच में समस्या ये है कि आप महाराष्ट्र में भी इस तरह का माहौल देख चुके, हरियाणा में भी माहौल देख चुके, और रिजल्ट आए तो सबने चुप्पी साध ली क्योंकि किसी के पास कोई प्रमाण नहीं था। लेकिन बैंगलोर के एटम बॉम्ब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और बिहार में एसआईआर में 65 लाख लोगों के नाम काटने के बाद लोग तो सन्नाटे में है ना कि क्या विवेचना करें, किस प्रकार का पॉलिटिकल एनालिसिस कर लें जब चुनाव आयोग आपके पास बैठा हुआ है। जो सरेआम मर्डर हो रहा है उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। एन चुनाव के पहले फ्रीबीज बांटे जा रहे हैं, वो पार्टी बांट रही है जो उसके धुर विरोधी थी, और कुछ नहीं हो रहा है, उस पर कुछ भी नहीं। तो ये सब सवाल जो रविंद्र जी ने भी जो सवाल उठाए कि क्या कोई ऑब्जर्वर देख रहा है, और ऐसी स्थितियों में जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव के जो डाटा है कि किस तरह से उसमें गड़बड़ी है मतदाता सूची में, बहुत सी चीजें हैं। ऐसे माहौल में चुनाव हो रहा है, इसलिए वोट किसका, ईबीसी का, चाहे मुस्लिम्स का, चाहे किसी अन्य का, किधर जाएगा, पब्लिकली कुछ विजिबल और हो रहा है। रिजल्ट में क्या आएगा ये तो रिजल्ट बताएगा। जी बिल्कुल। और यही डाउट जो है वो लगातार जनता के मन में भी है, इसीलिए कमेंट्स में भी वो लिखते रहते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो एक पार्टी है। ये सब तो हैं पार्टियां, लेकिन चुनाव आयोग की बात आप करिए, क्योंकि उन्होंने हरियाणा, महाराष्ट्र और उन्होंने लोकसभा चुनाव उन्होंने सब देखे हैं, और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई तथ्यों के साथ राहुल गांधी की तरफ से, वो भी सबने देखी हैं। अब देखना होगा कि बिहार की जनता कितने बड़े पैमाने पर बाहर निकलकर अगर बदलाव चाहती है तो वोट करती है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, रविंद्र जी आपका भी, ओंकारेश्वर जी आपका भी, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा